गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसके बारे में अपन देख रहे थे। जिसके बारे में अपन पहले मिश्रण के बारे में देखा और उसके बाद में मिश्रण के अलग अलग जो प्रकार होते हैं, जैसे विलयन है, कोलाइड है और निलंबन के मिश्रण की विलयनों के बारे में देखा। इसके आज अपना एक छोटा सा वो टॉपिक है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो सबसे पहले इसका नाम है टिंडल। तो इसकी खोज किसने की थी? एक जॉन टिंडल नाम के वैज्ञानिक, जॉन टिंडल नाम की वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस प्रभाव के बारे में बताया था। इस प्रभाव के बारे में बताया था और उन्हीं के नाम से इस प्रभाव का नाम क्या रखा गया है? टिंडल प्रभाव रखा गया है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है ये अपन देखते हैं। टिंडल प्रभाव के अंदर क्या होता है, जब कोई भी जो कोलाइड कण होते हैं, अपन ने देखा था कोलाइड कण होते हैं जो कि क्या होते हैं, निलंबन से तो छोटे होते हैं लेकिन विलयन की तुलना में थोड़े से बड़े होते हैं। यानी दोनों समांगी और विषमांगी का जो मिश्रण होता है वो कोलाइड कहलाता है। जैसे दूध वगैरह, स्याही वगैरह, मक्खन वगैरह, जेली वगैरह, ये सब कोलाइड के ही उदाहरण हैं। तो जब कोलाइड कणों में से होकर कोई भी प्रकाश गुजरता है तो कोलाइड कण इन प्रकाश से टकराकर प्रकाश पुंज को फैला देते हैं। तो इस प्रकार कोलाइड कणों के प्रकाश से टकराकर प्रकाश पुंज को फैलाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। यानी देखो ये क्या होता है टिंडल प्रभाव, जब कोलाइड कण प्रकाश की किरणों से टकराते हैं, प्रकाश की किरणों से टकराते हैं, तो ये कण प्रकाश पुंज को फैला देते हैं, प्रकाश पुंज को फैला देते हैं। जिससे हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसके उदाहरण भी अपन देखेंगे। अभी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। यानी जब कोई भी कोलाइड कण के अंदर अपन प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे तो प्रकाश की किरणें क्या करेगी, कोलाइड कणों से टकराकर, जैसे ही इनसे टकराती है तो कोलाइड कण क्या करते हैं, इस प्रकाश के पुंज को फैला देते हैं और प्रकाश के पुंज को फैलाने से क्या हो जाता है, प्रकाश का मार्ग अपने को दिखाई देता है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है, यानी कोलाइड कणों के प्रकाश की किरणों से टकराने से जो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है उसी को अपन क्या कहते हैं, इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे कोई बंद कमरा है, बंद कमरे के अंदर क्या होता है, एक जब कोई अपन एक छोटा सा छेद के द्वारा अपन देखते हैं, जैसे अपन देखते हैं कोई भी बंद कमरा होता है, ऊपर अपने जो जाली वगैरह लगी रहती है, वहां से जब सूर्य की रोशनी आती है तो उसके अंदर आपको सूर्य की रोशनी के साथ साथ जो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। आपने बहुत बार अनुभव भी किया होगा, जब आप एक किसी बंद कमरे में बैठे हैं और किसी जाली से यदि सूर्य की रोशनी आ रही है तो सूर्य की रोशनी का जो मार्ग होता है वो अपने को दिखाई देता है, जिसके अंदर अपने को धूल के कण होते हैं या कार्बन के जो कण होते हैं वो आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये सब घटना से आप सब परिचित हैं, यानी इस घटना से आप सब परिचित हैं और बहुत बार आप घरों के अंदर इस उदाहरण को देखते भी हो। इसी प्रकार आप देखते हो जंगलों के अंदर क्या होता है, जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ वगैरह होते हैं और इन पेड़ों से अंदर से जब कोई सूर्य की रोशनी अंदर पेड़ों से टकराती है तो उसकी रोशनी फैल जाती है चारों ओर और उसके अंदर अपने को विभिन्न प्रकार के धूल के कण वगैरह और जो दूसरे अन्य कण होते हैं वो आपको दिखाई
देते हैं। तो ये सब किसके उदाहरण है? इस टिंडल प्रभाव के ही उदाहरण है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और इस घटना को अपन टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण आपको बोले तो आप देख सकते हो कि किसी बंद कमरे के अंदर जब किसी छोटी सी जाली या फिर जो छिद्र के द्वारा जो रोशनी आती है, उस रोशनी के अंदर जब आपको जो बहुत सारे धूल के कण होते हैं या कार्बन के कण होते हैं वो जो दिखाई देते हैं, उसी घटना को अपन क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इसके अलावा अपनी आंख की पुतली का रंग भी क्या होता है? इन कोलाइड कणों के कारण ही चेंज होता है। अलग अलग कलर की आपको आंख की पुतली दिखाई देती है, वो भी क्या है? एक टिंडल प्रभाव की घटना ही है। तो ये तो वो अपना एक जो टॉपिक था टिंडल प्रभाव। इसके आगे अपन अगले टॉपिक लेते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। जैसे अपन ने मिश्रण तो देख लिया, मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों, तत्वों या अन्य यौगिकों का क्या होता है? एक मतलब मिश्रण होता है। तो क्या होता है? उसके अंदर एक या एक से अधिक पदार्थ या यौगिक तत्व सम्मिलित हो सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। पृथक्करण किस प्रकार करते हैं अपन देखो। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण की प्रक्रिया होती है जैसे कोई भी विस्मांगी मिश्रण होता है। विस्मांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसके अंदर जो रासायनिक संघटन होता है सभी पदार्थों का एक समान नहीं होता है। जैसे रेत के कण और वाटर है या फिर चौक का पाउडर या फिर वाटर है, तो इन कणों का जो रासायनिक संघटन वो एक समान नहीं होता है, तो उनको अपन विस्मांगी मिश्रण बोलते हैं। तो विस्मांगी मिश्रण के घटकों को हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। यानी कोई भी विस्मांगी मिश्रण होगा, जैसे गेहूं के अंदर रेत के कण है, तो अपन उनको हाथ के द्वारा चुनकर अलग कर देंगे। करते ही नहीं करते। गेहूं के अंदर यदि भूसी का कचरा है तो उसको अपन हाथ के द्वारा अलग कर सकते हैं। चाय की पत्ती होती है, वो अपन चाय तरल पदार्थ है, वो भी एक विस्मांगी मिश्रण है। अपन चाय की पत्ती को जो छलनी के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये विस्मांगी मिश्रण के घटकों को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। यानी घटक का मतलब होता है जो उस मिश्रण के अंदर विभिन्न पदार्थ मिले हुए रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? घटक बोला जाता है। उनको अपन कैसे पृथक करते हैं? जैसे एक अपन देखते हैं हाथ से चुनकर, एक होती है विधि होती है हाथ से चुनकर। जैसे हाथ से चुनकर आप कौन कौन सी प्रक्रिया करते हो? जैसे चावल दाल में से कंकड़ निकालते चावल में दाल में से कंकड़ निकालना आसानी से निकाल सकते हो। ये भी एक प्रकार का विस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है। यानी गेहूं और दाल के अंदर या चावल या दाल के अंदर जो कंकड़ मिले हुए रहते हैं उनको अपन हाथ के द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके अलावा सूखे घास के जो तिनके होते हैं, यदि कोई भी आपका मिश्रण होता है उसके अंदर सूखे घास के जो तिनके होते हैं, सूखे घास के तिनकों, उनको अपन आसानी से हाथ के द्वारा अलग कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी के जो छोटे टुकड़े होते हैं किसी भी पदार्थ के अंदर, मिट्टी के छोटे टुकड़ों को अपन आसानी से अलग कर सकते हैं। दूसरी विधि होती है एक आपके छलनी से छानकर, यानी जो छलनी होती है ना उसके द्वारा छलनी से छानकर। देखो छलनी से छानकर कौन से पदार्थों को अलग किया जा सकता है। जैसे अपन गेहूं से आटा वगैरह पिसवाते हैं तो उसके अंदर आटे के अंदर भी क्या होते हैं? थोड़े से बड़े पदार्थ रह जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं? आटे को पहले छानकर गूंथते हैं, तो उसकी जो चोकर होती है, जैसे आटे से चोकर, यानी जो चोकर होती है ना आटा छानने के बाद पीछे जो आपका वेस्टेज रह जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? चोकर। चोकर को छानना या हटाना। इसके अलावा जो भूसे की टुकड़ियां होती है, यानी किसी भी जो रफ मटेरियल होता है, मतलब जो भी मटेरियल होता है उसके अंदर भूसे की टुकड़ियां को अपन क्या कर सकते हैं? आसानी से छलनी के द्वारा अपन छानते हैं। जैसे गेहूं वगैरह लेके आते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे घास फूस के कचरे होते हैं, तो अपन क्या करते हैं? एक बार उनको छलनी से लाकर फटकते हैं,
और छलनी के द्वारा छानते हैं उनको, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, भूसे के टुकड़ों को अलग करना कर सकते हैं। इसके अलावा देखो एक होता है निस्पंदन, तीसरा आता है आपकी निस्पंदन, या फिर इसको अपन बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन के अंदर जैसे आप कोई भी जो तरल पदार्थ होता है, इसके द्वारा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा कोई भी तरल पदार्थ को छान सकते हैं। जैसे आप कोई घरों के अंदर जूस वगैरह बनाते हो तो उसके जो बीज वगैरह होते हैं वो आप छलनी के द्वारा छान लेते हो, तो वो क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। जैसे पानी का आप छानते हो, वो भी क्या एक प्रकार का फिल्ट्रेशन है। तो जैसे चाय के पत्तियां होती हैं, जब अपन चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को अलग किया जाता है, तो वो किसके अंदर आता है, फिल्ट्रेशन के अंदर आता है। तो ये तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सरल चीजें हैं। इसके अलावा आगे आता है एक आपके वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, यानी अपन कहते हैं कोई भी द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। लेकिन अपने को यहाँ पर वाष्पीकरण विधि के बारे में देखना है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण विधि, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक पदार्थ क्या होता है, एक पदार्थ होता है ठोस, वह दूसरा पदार्थ होता है तरल। जैसे ये कोई बीकर है, इसके अंदर आपके क्या है, वाटर है, और इसके अंदर नमक के कण आपके घुले हुए हैं। तो आपको क्या करना है, यानी ये तो नमक के कण है और इसके अंदर ये क्या है, जल। अब आपको जल से क्या करना है, नमक के कणों को अलग करना है। तो अपन कोई भी जो ठोस और जो तरल का जो मिश्रण होता है उसको पृथक करने के लिए वाष्पीकरण विधि काम में लेते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जल को यदि अपन धूप में काफी दिनों तक रख देंगे, या फिर अपन जल को यदि अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो जो जल होगा वो तो क्या होगा, वाष्प के रूप में निकल जाएगा, और जो नमक के कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, बीकर के अंदर शेष रह जाएंगे। इसके अलावा जैसे समुद्रों के अंदर जो नमक का पृथक्करण कैसे होता है, जो समुद्र का पानी होता है वो अलग अलग क्यारियां बनाकर, मतलब जो बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर नमक उत्पादन होता है, वहाँ क्या होता है, जो अलग अलग पानी होता है उसकी क्यारियां बनाई जाती है, जिसे अपन लेगून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेगून। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी हो। तो उसकी क्यारियों के अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर धूप के अंदर उनको रखा जाता है। तो धूप से धीरे धीरे क्या होता है, पानी का तो वाष्पीकरण होता रहता है, और मिट्टी के अंदर पीछे क्या रह जाता है, नमक के कण शेष रह जाते हैं। तो इस प्रकार वाष्पीकरण विधि द्वारा कोई भी एक ठोस तथा दूसरा यदि पदार्थ तरल हो तो उन पदार्थों मिश्रणों को आसानी से अलग किया जा सकता है। इसके अलावा इसका अगला टॉपिक देखो, क्या अपन कोई भी जो एक रंग वाली स्याही है, देखो रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना। रंग वाले घटक को काले अथवा नीली स्याही से पृथक करना। तो यह किस प्रकार करेंगे, यानी आपके पास क्या है, कोई भी रंग वाला घटक है जिसके अंदर काली में नीली स्याही बनी हुई है, उसको अपन कैसे पृथक करेंगे। यानी स्याही होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो रंग होता है, दूसरा वाटर होता है, उनको मिलाकर क्या बनाते हैं, अपन स्याही वगैरह बनाते हैं। तो अपन इनको अलग कैसे कर सकते हैं, इसको अलग करने के लिए देखो, स्याही क्या है, जल में एक रंग का मिश्रण है। स्याही क्या होती है, स्याही क्या होती है, जल में एक रंग का मिश्रण है। यानी जल के अंदर यदि अपन क्या मिलाते हैं, कोई भी कलर वगैरह मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है, स्याही बन जाती है। तो स्याही को अपन जिसमें जल क्या होता है, विलायक होता है। इसमें जल क्या है, विलायक होता है। अपन ने पढ़ा था जो अधिक मात्रा में विलयन के अंदर पदार्थ होता है उसको अपन विलायक कहते हैं। और स्याही क्या है, इसके अंदर विलय है। तो अपन अब क्या करेंगे, इसको पृथक करेंगे। इसको पृथक करने के लिए क्या करेंगे, अपन स्याही से जो रंग है उसको पृथक करने के लिए, स्याही से जो रंग होगा उसको अपन वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं।
इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर वाटर भर देंगे और इसके ऊपर अपन रखेंगे एक वाच ग्लास, जिसके अंदर अपन यहाँ पर क्या डाल दी, यहाँ पर जो स्याही है उसको डाल दिया आपने। और ये क्या होती है आपके वाच ग्लास, जो कांच की बनी एक प्लेट होती है, ये बीकर है और ये जल है। और यहाँ पर मैंने नीचे इसकी क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया, यानी इसको गर्म करना अपने को बीकर को, ये है बर्नर आपने। तो अपन इसको पड़ता करने के लिए क्या करेंगे, इस जल के अंदर, बीकर के अंदर जल डाल कर इसको गर्म करेंगे और उसके ऊपर अपने वाच ग्लास रखिए और उसके अंदर अपन ने शहद डाल दी। तो अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे जैसे इसको गर्म करेंगे, जो जल होगा वो तो क्या हो जाएगा, वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और जो शाही रंग होगा वो क्या होगा, इस प्लेट के अंदर रह जाएगा। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी रंग वाले घटक अथवा नीली स्याही वाले से पृथक कर सकते हैं। इसके अंदर जो जल होता है वो क्या होगा, वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में ऊपर उड़ जाएगा और पीछे क्या हो जाएगा, इसका रंग बच जाएगा, जो अपन बाद ग्लास के अंदर एकीकृत करके उसको अलग कर लेंगे। इसके अलावा एक विधि और आती है आपकी अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण विधि क्या होती है, अपकेंद्रीकरण विधि के अंदर देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं जिसको, इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका इंग्लिश वाला नाम भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार इसका इंग्लिश वाला नाम भी लिखा जाता है। तो अब कहते हैं क्या होती है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें क्या होता है, मिश्रण के ठोस अथवा भारी कण तो क्या होते हैं, यानी ये एक ऐसी तकनीक है, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिश्रण के ठोस अथवा भारी कण तो तल में बैठ जाते हैं और हल्के कण या हल्के घटक द्रव के ऊपर तैरने लगते हैं, द्रव के ऊपर तैरने लगते हैं। तो देखो दूध वगैरह होते हैं, उसको क्या करते हैं, दूध के अंदर भी क्या होता है, वसा जैसे कण मौजूद होते हैं, वो क्या होते हैं, बारीक कण होते हैं। जैसे आपसे दूध से मक्खन बनाना होता है तो अपन क्या करते हैं, दूध को जमाकर उसको मलते हैं, तो जिसके अंदर जो भारी कण होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जो मक्खन होता है वो हल्के कण होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। इसके द्वारा दूध से अपन मक्खन प्राप्त कर सकते हैं। और ये क्या होती है, ये प्रक्रिया क्या होती है, एक अपकेंद्रीकरण अपकेंद्रण यंत्र होता है। क्या होता है, एक अपकेंद्रण यंत्र होता है जिसके अंदर किसी भी मिश्रण को डालकर उसके अंदर तेजी से घुमाया जाता है। तेजी से जैसे जैसे ये घूमेगा उसके अंदर भारी कण क्या होंगे, नीचे बैठते जाएंगे और हल्के कण होते हैं वो ऊपर आते जाएंगे। तो इस विधि के द्वारा अपन जैसे दूध से मक्खन बना सकते हैं, दूध से मक्खन को पृथक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अपन वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े वगैरह सुखाते हैं, वो भी इस सबके अंदर घूमती है, वॉशिंग मशीन के अंदर जो चक्कर होता है वो घूमता है, जिसके कारण कपड़े के अंदर जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और कपड़ा जल्दी से सूख जाता है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की खून जांच के अंदर या रक्त जांच के अंदर, रक्त जांच में इस विधि का उपयोग किया जाता है। आप देखते हो कि आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो तो क्या करता है, अपना ब्लड आपके प्रखंड में लेकर एक उसके पास मशीन होती है, उसके अंदर राउंड करने के लिए उसको रख देता है, और वो मशीन क्या करती है, राउंड करते रहती है, जिससे प्रखंड के अंदर जो कण होते हैं, बाहरी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण होते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं, जिससे वो आसानी से लेकर उसका टेस्ट कर सकता है। तो इस प्रकार अपन अपकेंद्रण विधि के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी मिश्रण के ठोस अथवा भारी कण और हल्के कणों को क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। इसके आगे और भी अन्य टेक्निक है इसके अंदर, जो कि अपन अगले पार्ट के अंदर देखेंगे।
धन्यवाद।